हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहाँ पर क्लास करेंगे और अभी हमारा चल रहा है पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। गाइस देखिए, इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी 4 क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, क्लास कंप्लीट होने के बाद देखिए गाइस, आपका जो पहला और इंपॉर्टेंट काम है वो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर मेंशन किया गया है टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्लास के लास्ट में बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। गाइस देखिए, दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए बेल आइकन को, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो गई थी और ये हमारी 4 क्लास है। गाइस देखिए, इस क्लास के बाद आपकी पीडी की एक क्लास और होगी और आपका पीडी कंप्लीट हो जाएगा, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन को। देखिए, जलवायु परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। सबसे जो पहला काम किया गया था, राष्ट्रीय कार्य योजना। राष्ट्रीय कार्य योजना जो पहला काम किया गया था, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि NAPCC। ठीक है, भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाया था। कब उठाया था? देखिए मेंशन किया गया है यहां पर, 2008 में यह कदम उठाया गया था, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? सुस्त और स्थिर विकास के साथ, जो सुस्त विकास हो रहा है, स्थिर विकास हो रहा है, उसके साथ जलवायु परिवर्तन का सामर्थ्य को बढ़ाना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का सामर्थ्य को बढ़ाना, ठीक है, इसका उद्देश्य था, यानी कि राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य था। और इस योजना के तहत विभिन्न मिशन चलाए गए, बहुत सारे। इस जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके तहत भी बहुत सारे मिशन चलाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन। गाइस देखिए, जो राष्ट्रीय सौर मिशन है, इसका जो उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, यानी कि जो सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, और देखिए, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ऊर्जा क्षमता में, यानी कि जो सोलर ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एनर्जी की कैपेसिटी में सुधार करना। सॉरी, देखिए सोलर नहीं, कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी क्षमता में सुधार करने के लिए नई प्रणालियों को विकसित करना। ठीक है, नई प्रणालियों को विकसित करना, एनर्जी की कैपेसिटी में सुधार के लिए नए इनिशिएटिव को लाना, डेवलप करना। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय वाहन पर्यावास मिशन। तो यह वाहन परिवर्तन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है। जो वाहन परिवर्तन है, उसमें क्या करना? सुदृढ़ करने का लक्ष्य था। अब देखिए, रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के सामना करने के लिए ज्ञान को प्रसारित करना। कहने का मतलब यह है कि रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न चुनौतियां हो रही थी, जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए ज्ञान को प्रसारित करना, लोगों को अवेयर करना, एजुकेटेड करना। ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन। देखिए, राष्ट्रीय जल मिशन का जो उद्देश्य था वो ये था, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट हो गए, जैसे राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन स्टेटों में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर गर्मियों में 2-3 महीने पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है, जल की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
तो देखिए वहां पर क्या करना था, जल के प्रयोग यानी कि जल के उपयोग में बचत को बढ़ावा देने का मिशन, यानी कि जल के प्रयोग में बचत को यानी कि जल को बचाना बढ़ावा देना, जल को बचाने का बढ़ावा देने का मिशन। एक बार चला था ना कि हर बूंद बूंद में जीवन है, जल की हर बूंद में जीवन है, एक मिशन चलाया गया था, तो वो यही था राष्ट्रीय जल मिशन। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। गाइस देखिए आपको जितना भी यहां पर पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, आप सिलेबस को उठाकर देखिए और हर यूनिट के हर टॉपिक को बहुत डिटेल में सारा कुछ कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, डिटेल में सारा कुछ कंप्लीट करवाया गया है। और जो लोग पहली बार यहां पर आए हैं चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, जो इस मिशन का राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था वन क्षेत्रों को संरक्षित करना, वन क्षेत्रों को संरक्षित करना और वनाच्छादन में सुधार करने का लक्ष्य था। क्या ऑब्जेक्टिव था, वनों में सुधार करना और वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का लक्ष्य था राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का। देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत में वन बहुत ज्यादा, वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा घट रहा है, तो उनको संरक्षित करना था, उनको पुनर्जीवित करना, पुनर्नवीकरणीय करना और जलवायु परिवर्तन का सामना करना था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का सामना करना था। तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया का मिशन आपको समझ आ गया ना कि क्या क्या था। जो आजकल आपने देखा होगा अभी पूरे इंडिया में ऑल वेदर रोड बनी है, आपने देखा होगा ऑल वेदर रोड बनी है, तो जो हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर वनों को बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ काटे गए, वनों को काटा गया, वहां पर पेड़ों को काटा गया। अब जितने पेड़ काटे गए उतने पेड़ क्या लगाए गए वहां पर, इसकी अभी सही जानकारी, सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सरकार तो कहती है कि हमने उतने पेड़ लगा दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है ना। तो देखिए वन क्षेत्रों को संरक्षित करना, पेड़ों को नहीं काटना है, प्रतिबंध किया गया है। पटवारी होता है ना हर क्षेत्र में, राजस्व विभाग होता है जो वनों को संरक्षित करता है कि हम सूखे पेड़ को काट सकते हैं लेकिन जो कच्चे पेड़ होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, उनको नहीं काट सकते हैं, उस पर चालान, ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना होता है। तो वनों को संरक्षित करना, पुनर्नवीकरण करना, ठीक है, वनों को दोबारा से रिकवर करना, जलवायु परिवर्तन का सामना करना, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का मतलब उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। देखिए यहां पर मेंशन किया गया है कि 10 मिलियन हेक्टेयर वनाच्छादन में सुधार करना, यानी कि 10 मिलियन हेक्टेयर वनों में सुधार करना, वन में उनके आसपास रहने वाले जो परिवार हैं, परिवारों की वन आधारित आजीविका में आय में वृद्धि करना। वनों के आसपास या वनों में रहने वाले जो परिवार हैं, जो लोग हैं, वन आधारित उनकी आजीविका आय में वृद्धि करना। और वर्ष देखिए 2020 में वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पृथक करने में 50 से 60 मिलियन टन में वृद्धि करना। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 पृथक्करण में 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि करना है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है। गाइस समझ आ रहा है ना, मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा, बता दीजिए मुझे यदि मैं बहुत फास्ट चला, बहुत तेजी से चला तो मुझे बता दीजिए। देखिए ये प्रमुख राष्ट्रीय प्रयास हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन और सुधार के लिए भारत में किए जा रहे हैं, अभी मतलब किए जा रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। ठीक है, अब देखिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था, भूमि का सुस्तानी विकास करना, यानी कि भूमि का धीरे धीरे डेवलप करना, विकास करना, ताकि नए प्रकार की फसलें पैदा की जा सके। क्या किया जा सके, नए प्रकार की फसलें पैदा की जा सके और कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा सके। ठीक है, बचा जा सके। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुई थी।
ठीक है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन, आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन आपको समझ आ गया ना अच्छे से, है ना। इसमें भूमि का डेवलप किया जाता है, भूमि का विकास किया जाता है धीरे धीरे, और जो नए प्रकार की फसलें हैं उनको पैदा की जा सके और कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा जा सके। इसकी शुरुआत कब की गई? 2008 में की गई। अब देखिए राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन, तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली को स्थापित करना। ठीक है, जो हिमालय पर्यावरण है, हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो निगरानी करने की जो प्रणाली है, निगरानी करने का जो नजर रखने का एक मतलब कहा जा सकता है कि सुरक्षित करने का या संरक्षित करने की जो प्रणाली है उसको स्थापित करना। खासकर हिमालय हिमनदों के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। ठीक है, खासकर जो हिमालय हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, उनके ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, एवोल्यूशन करने के लिए किया गया था। और यहां इस मिशन को कब मंजूरी प्राप्त की गई? 2014 में, याद रखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, किसी भी पैटर्न में एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि ग्लेशियर को हिमालय पारिस्थितिकी का संवर्धन करने के लिए, हिमनदों के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, कब चलाया गया और इसको मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना है 2014 में प्राप्त हुई थी राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। अब है जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयास और समझौते। क्या कुछ समझौते हुए थे, क्या क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए थे? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चित रहिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी वो मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा, है ना। अब देखिए सबसे जो पहला प्रयास किया गया था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वो क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में हुआ था ये सम्मेलन, याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। और जो इसका उद्देश्य था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य क्या था? यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक्सेस और रीजंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम जब पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्म में, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अभी आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कब हुआ था, कौन सा सम्मेलन और किससे संबंधित था, है ना। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में ये सम्मेलन हुआ था और किससे संबंधित था? इसका जो उद्देश्य था क्या था? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ओजोन प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन से संबंधित था। ठीक है, याद रखना है ओजोन से संबंधित था। बहुत बार मिलाने वाले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका जो उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के क्षरण को रोकना। और इसका जो कनाडा में यह सम्मेलन कहां हुआ था? और इसका जो कनाडा में 1987 में सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कहां हुआ था? कनाडा में हुआ था और 1987 में हुआ था। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसको क्या कहा जाता है? रियो सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियो सम्मेलन कहा जाता है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसमें पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने का उद्देश्य था और यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने का उद्देश्य था और यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? आपको याद रखना है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था? 1952 में हुआ था। यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसका जो उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखना इसका ऑब्जेक्टिव था, पहला ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए जैव विविधता अभिसमय,
जैव विविधता अभिसमय, तो देखिए 1992 में जैव विविधता अभिसमय भी हुआ था। यह एक संधि हुई थी। क्या हुई थी? एक संधि हुई थी जो जीवों और पौधों को संपत्ति मानता है। क्या करता है? पौधों और जीवों को संपत्ति मानता है। और जब एक देश किसी और देश के संसाधनों का उपयोग करता है, जब एक देश अन्य देशों का संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसके मूल देश को उनकी क्षतिपूर्ति देना चाहिए। मतलब जैसा कि भारत ने किसी देश का संसाधन का उपयोग किया, तो भारत क्या करेगा? जो वहां पर क्षति हुई है उसका क्षतिपूर्ति देगा, कर देगा, है ना। भाई आप किसी की गाड़ी चलाओगे तो उस पर तेल तो भरोगे ना, ईंधन तो भरोगे ना उस पे, है ना, ईंधन तो उस पर भरोगे ना। यही जैव विविधता अभिसमय का ऑब्जेक्टिव था। जब कभी भी हम किसी देश का संसाधन का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनकी क्षतिपूर्ति हमें देना होगा, है ना। अब है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ था 1997 में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। और यह जापान के क्योटो शहर में 1997 में यह सम्मेलन हुआ था। 1997 में सम्मेलन के तहत स्वीकृति हुआ था। ठीक है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया था? 2002 में अपनाया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 में अपनाया था। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना था। क्या ऑब्जेक्टिव था क्योटो प्रोटोकॉल का? जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव था। और कब हुआ था ये सम्मेलन? 1997 में हुआ था। कहां हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। भारत ने कब अपनाया था क्योटो प्रोटोकॉल को? 2002 में अपनाया था। याद रखना है, इसको अच्छे से समझना है। अब है रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो। तो रियो कब हुआ था? रियो 20 सम्मेलन कब हुआ था? रियो 20 कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक है। रियो 20 क्यों कहा जाता है इसको? पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992 में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके बाद ठीक 20 साल बाद यानी कि 2012 में फिर से रियो सम्मेलन किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? रियो 20 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रियो 20 नाम दिया गया। अब देखिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि यूएनसीडी जो 20 वर्षों के बाद 22 जून 2012 को ब्राजील के इसी शहर में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे क्या नाम दिया गया? रियो 20 नाम दिया गया। तो रियो 20 का आयोजन किया गया था। बात आपको समझ आई क्या? भाई देखिए 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके ठीक 20 वर्ष बाद फिर से रियो सम्मेलन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? रियो 20 नाम रखा गया। 20 साल बाद यानी कि 2012 में किया गया। ठीक है। 2012 में किस मंथ किया गया? जून के महीने में, 22 जून 2012 में किया गया। कहां किया गया? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन को यूएनसीएसडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। क्या कहा गया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। अब देखिए रियो 20 सम्मेलन में महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। रियो 20 सम्मेलन में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट 3 बिंदु हैं उन पर ध्यान दिया गया। वो क्या थे? सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है। सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था? दूसरा क्या महत्वपूर्ण बिंदु था? निर्णय को मनाने और उनके अमल के अंतर को कम करना। जो निर्णय लिए गए थे उनको मानना और उनके अमल को अंतर को कम करना था। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? वो था नई और तेजी से उभरती चुनौतियों का सामना करना था। नई और तेजी से उभरती हुई चुनौतियों का सामना करना 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया था रियो 20 में, है ना। अब है पेरिस सम्मेलन जिसे कोप 20 कहा गया, 2015 में हुआ था।
कोप 21, सॉरी 20 नहीं, कोप 21 2015 में हुआ था। पेरिस सम्मेलन, देखिए पेरिस सम्मेलन कोप 21 2015 में हुआ था। 2015 में कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है, देखिए ये कोप की फुल फॉर्म है। तो जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, कोप 21 हुआ था, 2015 में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र में हुआ था। ठीक है, देखिए इसको क्या नाम दिया गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखना है कोप की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सीओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे 21वें कोप 21 के दौरा की वार्ता का आयोजन किया गया है। कहने का मतलब यह है, बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि COP 21 कब हुआ था? 21वां COP 21 कब हुआ था? आपको याद रखना है 2015 में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया। ठीक है, जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया। यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं उनको मालूम होगा कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। ठीक है, जैसे कि पेरिस सम्मेलन कोप 21 का ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, तापमान को 2 डिग्री से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए देशों को क्षमतावान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटाने के लिए जो देशों को क्या किया गया है, उनकी कैपेसिटी बनाने का, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा देने का या बनाने का लक्ष्य तय किया गया। सहयोग और वित्तीय और सहायता स्वच्छता के लिए, यानी कि स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता का सहयोग किया गया। ठीक है, मतलब सहयोग किया गया, वित्तीय सहयोग किया गया स्वच्छता के लिए। ठीक है, इस समझौता को 196 देशों ने स्वीकार किया, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। ठीक है, इस समझौते को, यानी कि पेरिस सम्मेलन को, कोप 21 को, इस समझौते को 196 देशों ने स्वीकार किया, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। जिससे यह क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। समझ आ गया ना इतना अच्छे से आपको ये पेरिस सम्मेलन। ओके, अब है मोरक्को सम्मेलन। क्या है मोरक्को सम्मेलन? कोप 22। ये क्या था? कोप 21 था। ये क्या है? कोप 22। मोरक्को सम्मेलन कोप 22 2016 में, मोरक्को सम्मेलन कोप 22 2016 में यहां सम्मेलन हुआ था। अब देखिए कोप 22 कहां हुआ था? मोरक्को शहर के मार्राकेश में कोप 22 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जो मुख्य बिंदु थे इस सम्मेलन में, मोरक्को सम्मेलन में जो मुख्य बिंदु थे कोप 22 में, वो क्या थे? पेरिस समझौता के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और तैयारी को अंतिम रूप देना। जो पेरिस समझौता हुआ था उसके कार्यान्वयन, यानी कि उसकी जो कार्य क्षमता, जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन देना, दिशा निर्देश के लिए तैयारी को अंतिम रूप देना। ठीक है, अब देखिए ताला नोवा संवाद 2018 का समापन। ताला नोवा संवाद हुआ था जो 2018 का समापन हुआ था, और 2020 में पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का कार्यान्वयन और महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण करना। 2020 से पूर्व उठाए जाने वाले, जो 2020 से जो पहले उठाए जाने वाले जो कदम थे उनका कार्यान्वयन, उनका सर्वेक्षण करना, महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण करना मोरक्को सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव था। मोरक्को सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कोप 22 कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और कहां हुआ था? मोरक्को शहर के मार्राकेश में हुआ था। मार्राकेश में हुआ था, याद रखना है आपने अच्छे से ये। अब है बॉन सम्मेलन। ठीक है, बॉन सम्मेलन कोप 23 2017 में हुआ था। बॉन सम्मेलन कब हुआ था? 2017 में हुआ था, जिसको क्या कहा गया? कोप 23 कहा गया।
आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, समझना है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो एक दो बार रिवीजन भी कीजिए, क्लास को 2-3 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, जितनी भी क्लासेस हुई है उन सभी को देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन क्लासेस को देख लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है ना। तो वान सम्मेलन कोप 23 2017 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में हर टॉपिक को, हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपने एक बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, अपने नोट्स खुद के बना लिए, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप सभी को मालूम है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम है। अब क्या होगा, एक क्लास आपकी पीडी की होगी और होगी, उसके बाद डायरेक्टली हम पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज। बर्न सम्मेलन कोप 23 सम्मेलन, ठीक है, 2017 में हुआ था। और कहां हुआ था, कहां हुआ था, जर्मनी शहर के बर्न में हुआ था। जो जर्मनी के शहर यानी कि जर्मनी शहर के बर्न में हुआ था, जिसे क्या कहा गया, कोप 23 कहा गया, यानी कि 2017 में हुआ था। 2017 में जर्मनी के शहर बर्न में कोप 23 का आयोजन किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में तालानोवा संवाद का महत्वपूर्ण स्थान था और इसके साथ ही कदमों का कार्यान्वयन और महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण भी किया गया। भारत ने भी इस सम्मेलन में अपना सहयोग प्रदान किया था। भारत ने भी इस सम्मेलन में अपने सहयोग का प्रदान किया था, मतलब अपना सहयोग इसमें दिया था, ठीक है। अब है पोलैंड सम्मेलन, ठीक है। पोलैंड सम्मेलन, अधिकतर आप कहां मिस्टेक होते हैं, कोप में, ठीक है। एग्जामिनर कभी पोलैंड हो गया, बान हो गया, मोरक्को हो गया, ये नहीं पूछेगा। कोप 23, कोप 21, कोप 24 ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा। तो पोलैंड सम्मेलन, जिसको क्या कहा जाता है, कोप 24 कहा जाता है, कब हुआ था, 2018 में हुआ था। कहां हुआ था, पोलैंड के काटोविस में कोप 24 का आयोजन किया गया था। तो 2018 में हुआ था पोलैंड सम्मेलन। कहां हुआ था, काटोविस में कोप 24 का, जिसे कोप 24 का नाम दिया गया था। अब देखिए, इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का काम किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो पेरिस समझौता हुआ था उसके कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का काम किया गया और तालानोवा संवाद 2018 का समापन हुआ, ठीक है। इसके साथ ही 2020 से पूर्व में, 2020 से पहले जो उठाए गए कदम थे, जो कार्यान्वयन और महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण भी किया गया है ना। 2020 से पहले जो कदम उठाए गए थे पेरिस समझौता से संबंधित, या बहुत जो भी इनिशिएटिव लिए गए थे, उनके कार्यान्वयन के लिए उनके महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। ये प्रमुख जलवायु सम्मेलन है जो पिछले कुछ वर्षों में हुए हैं और जिनमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा हुई है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया ना, याद हो जाएगा ना। मेनली देखिए, कोप, देखिए पोलैंड सम्मेलन हो गया, मोरक्को सम्मेलन हो गया, ये नहीं पूछेगा। कोप 20 कब, 21 कब हुआ था, कोप 23 कब हुआ था, कोप 24 कब हुआ था, ये सारा कुछ पूछेगा, है ना। कोप 21 हो गया, कोप 22 हो गया, मोरक्को सम्मेलन 22 हो गया, कोप 23 हो गया, वान सम्मेलन, मोरक्को सम्मेलन हो गया, कोप 24 ये कब हुआ था, ये सारी चीजें आपको पूछेगा। किस शहर में हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। सो गाइस, आज की क्लास आपकी यहीं तक। एक क्लास और होगी आपकी पीडी की, उसके बाद हम पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, यदि आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है और देखिए फाइल्स पे जाना है, 83 फाइल्स यहाँ पे, 83 पीडीएफ यहाँ पे, पेपर 1 ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब दिए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। पेपर 1 से रिलेटेड, यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। गाइस देखिए, एक क्लास और होगी, उसके बाद हम खूब ताबड़तोड़ हम पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करेंगे, खूब करेंगे, ठीक है। और एक बात जो पीडी की नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे शेयर करूंगा, जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज में लेकर आने वाला हूं, उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है।
तो कैसे हम सारी चीज़ों को करेंगे, PYQs MCQs को किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं PD की लास्ट क्लास में आपसे शेयर करूंगा। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।